फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज आपका कक्षा 10 का गणित का पेपर था, तो उसी में से एक प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र संख्या 822 BA, जिसे हम हल करने जा रहे हैं। और आप सभी लोग अपने अपने प्रश्नों का मिलान अवश्य कर लें। तो पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पी है। प्रश्न में बताया गया है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण आपको दिया गया है वो है 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग आपसे पूछा गया है। और ये पहला जो प्रश्न है, इसमें a का मान दिया गया है 5, पहला पद a होता है, b का मान दिया गया है -3 और c का मान दिया गया है 2। आपसे पूछा है मूलों का योगफल। तो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a। तो माइनस यहाँ लगा रहेगा। b का मान है -3/a, का मान है 5। जब दो ऋणात्मक चिन्ह मिलेंगे आपस में तो ये धनात्मक हो जाएगा 3/5। तो मूलों का योगफल आएगा 3/5। अगला विकल्प है 3 cot a = 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 3 cot a = 4 है, तो आप यहाँ से लिखेंगे cot a बराबर, इसको लिख देंगे 4/3। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज की, जिसमें एंगल A यहाँ पर होगा, B और C कहीं भी कर लें। आपको दिया है cot a बराबर 4/3। तो सूत्र के अनुसार cot a होता है, वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। क्या नहीं है इसमें, कर्ण नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार जब आप कर्ण निकालेंगे तो 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 9 25 हो गए। 25 होता है 5 का वर्ग, तो यहाँ से कर्ण की प्राप्ति होगी 5। आपसे पूछा गया है कि sec a का मान ज्ञात कीजिए। sec a तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, sec होता है उसका उल्टा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 5, आधार है 4, तो इसका विकल्प 5/4 अर्थात दूसरा विकल्प सही होगा। अगला विकल्प है पहले का घ, जिसमें बताया गया x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा। तो इसे हल करने के लिए सीधा विलोपन विधि लगा दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2x = 4 और x का मान निकालेंगे, 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, तो x का मान आएगा 2। x का मान किसी भी समीकरण में लगा दें, चलिए पहले में लगाते हैं। तो 2 - y = 2, तो -y = 2 अपने स्थान पर ऐसे रहेगा, ये 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -y = 0 अर्थात y का मान आएगा 0। तो इसका समाधान होगा 2, 0। तो उस हिसाब से x का मान 2, y का 0, आपका दूसरा विकल्प सही है। पहले का घ विकल्प है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं तो वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये कितने पद हो गए, ये हो गए 9 पद। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, आपसे पूछा गया था इनका समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36 और 9 45। तो ये हो गया 45/9, इससे ये कटेगा तो आंसर आएगा 5। तो पहले का घ जो है उसका उत्तर होगा, विकल्प दूसरा सही होगा, 5। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है, माध्य आपको दिया गया है 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका 20 है, आपसे पूछा गया है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है 3 × माध्यक। माध्यक या माध्यिका बात एक ही है। तो 3 × माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य। इस सूत्र का प्रयोग करके आप बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर लिखा है 3 × माध्यिक, माध्यिका दी गई है आपको 20 बराबर, बहुलक आपको पता नहीं, आप x मान लें, और 2 × माध्य का मान बताया गया है 20.5। तो ये हो गए 20 × 60 बराबर, ये हो गया x प्लस 20 दूनी 40 और 0.5 का 2 गुना करेंगे तो ये कुल मिला के ये हो जाएगा 41। 41 इधर ले आओ, 60 - 41 बराबर x, यानी x बराबर आपको प्राप्त होगा, 10 में 1 कम हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 9 और 5 में 4 कम होगा 1। तो x का मान आएगा 19, x अर्थात बहुलक का मान आएगा 19। तो इसका विकल्प तीसरा सही है। और प्रश्न संख्या पहले का 4, जिसमें बताया गया चित्र दिया गया है ABC
त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ रेखाखंड खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC 1:3 है तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें AP और PB का अनुपात भी 1:3 होगा, तो विकल्प दूसरा इसका सही है। प्रश्न संख्या 2, सभी खंड कीजिए, इसमें दूसरे का बताएं। यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो हैं 27, 27 के बाद बताया गया है 23, 23 के बाद बताया गया है x-4, x-4 के बाद x+4, x+4 के बाद जो संख्या हैं वो है 15, 3 और 7, 15, 3, 7। आपसे कहा गया है कि इसका माध्य जो है 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बताया गया है कि इसका माध्य है वो है 15, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य जो होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहला पद इसमें है 27 प्लस 23 प्लस x-4 प्लस x+4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पदों की संख्या हो गई 7 और बराबर माध्य का मान चल रहा है 15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे 27, 23, 50 और 7, 3, 10 यानी 60 और 15 75 प्लस 2x, एक x ये एक x ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ये 7 पहुँच जाएंगे उधर, 15 सत्ते हो जाएगा 105। तो यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर 105 - 75। तो 2x बराबर 5 में 5 कम हो गया 0, 10 में 7 गया 3, तो x का मान प्राप्त होगा 15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे का खा। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार और ये है उसकी छाया, तो मीनार की लंबाई है 20 मीटर, छाया है 20√3 मीटर। आपसे कहा गया है सूर्य का बनने वाला उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कोण कितने का बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक काम करें, मीनार की लंबाई आपको दी गई है कितनी, 20 मीटर। मीनार AV बराबर 20 मीटर, छाया BC बराबर 20√3 मीटर। ये लंब है, ये आधार है, तो आप लगाएंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात AB बटे BC। तो tan थीटा अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, बराबर AB का मान लगाएंगे 20, नीचे हो जाएगा 20√3। तो 20 से 20 कैंसिल एक बार, तो यहाँ से प्राप्त होगा tan थीटा बराबर 1/√3। तो हम ये पता करेंगे tan वाली लाइन में 1/√3 मान किसका होता है, वो होता है tan 30 का। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। यह है इसका उत्तर। दूसरे का गा। इसमें बताया गया है 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है। सबसे पहले आप ये देखें इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी दी गई है। व्यक्तियों की संख्या बताई गई है इसमें 10, और बताया गया है कि भार का माध्य दिया गया है 45.65 किलोग्राम, 45.65 किलोग्राम। आपसे कहा गया है कि उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। भारों का योगफल आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि भार का माध्य बराबर भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। तो भार का माध्य जो है वो आपको साफ साफ दिया गया है। भार का माध्य है वो है 45.65 बराबर, भारों का योग आपको पता नहीं है, सपोज कर लीजिएगा ये x है, तो x बटे व्यक्तियों की संख्या है 10 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान है 10 का गुणा करेंगे, 0.1 अंक आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 456.5
किलोग्राम। तो उनके भार का जो योगफल है वो 456.5 किलोग्राम होगा। तो प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हों। तो पहले a b c से तुलना करेंगे तो a का मान होगा 2, b का मान है -5 और c का मान है k। आपसे कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए, मूल बराबर है। मूल बराबर होने की स्थिति में एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो b का मान लगाएंगे -5 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 और c का मान लगाएंगे k = 0। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 k = 0। तो -8 के बराबर 25 उधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, दोनों चिन्हों की तुलना हो जाएगी, k का मान हो जाएगा 25/8। इस तरह से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दो घन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर इकट्ठा कर दिया जाता है, एक घनाभ बनता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें घन का आयतन आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का 64 है दोनों का। तो हमने मान लिया इसकी भुजा A है, तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी A। तो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो भुजा है A बराबर चल रहा है 64। तो A³ बराबर 64 होता है 4 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, A का मान आएगा 4 सेंटीमीटर। तो A जब 4 है तो इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई। जब दोनों घनों को मिलाएंगे तो इनके ऊपरी सिरे आपस में जुड़ेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। आपसे कहा दोनों घनों को मिलाकर जो घनाभ बना है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो आप निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। आगे बढ़ते हैं, 2 × LB करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 8 × 4, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी BH तो 4 × 4, फिर HL यानी 4 × 8। आगे बढ़ते हैं, 8 चौकू 32, 4 चौकू 16, 8 चौकू 32, 4 चौकू 16, फिर 8 चौकू 32। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 32, 16, 32 जोड़कर हो गए 80। तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। तीसरे का खा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका और माध्यक एक ही बात होती है। तो इसमें आपको दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रश्न किताब में दिया जाएगा, उसमें क्षैतिज होगी श्रेणी, आप उसे लंबवत बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और बारंबारता बताई गई है 7, 12, 18, 15, 10, 3। तो चित्र पर ना जाएं, जो संख्याएं लिखी हैं उन पर ध्यान दें। तो जब भी आपसे माध्यिका पूछी जाए तो माध्यिका के लिए आवश्यक होता है कि आप तीसरे कॉलम में निकालें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी? पहला पद जो 7 है उसे यहाँ लिखें, 12 और 7 जोड़ लो, कितने हो गए? 19। 19 और 18 जोड़ लें, 19, 18 हो जाएंगे 37। 37 और 15 जोड़ 52 और 52, 10 हो गए 62, 62 और 3 65। तो क्या होता है कि संचयी बारंबारता का अंतिम पद और बारंबारताओं का योग हमेशा बराबर होता है। तो बारंबारताओं का योग एक बार आप टोटल करेंगे 7, 12, 18, 15, 10, 3, इनको सबको जोड़ेंगे तो 65 ही आना चाहिए। तो n का मान हो जाएगा 65। अब निकालेंगे n/2। तो n/2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 65/2। तो 65/2 करेंगे, 2 से जब आप इसे काटेंगे तो ये आएगा 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आया 32.5। अब 32.5 हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे, वो आपको मिलेगा 19 और 37 के बीच में। तो f का मान यहाँ से 18 हो जाएगा, l का मान हो जाएगा 20। तो आप लिखेंगे f बराबर 18, l बराबर 20। इनके बीच में जो अंतराल है वो है 10 का, तो h का मान हो गया 10 और CF होगा ये।
तो CF का मान 19। अब आप लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक या माध्यिका। माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L का मान लगाएंगे, L का मान है 20 प्लस N/2, तो N/2 के स्थान पे आप लिखेंगे 32.5 माइनस CF के स्थान पर 19/F, और F का मान है 18 और H का मान है 10। तो 20 ऐसे ही रहेंगे, 32.5 में 19 कम किए जाएंगे, 32.5 माइनस 19 13.5 बटे 18 गुणे 10, 2 से काटिए, 2 ने 18, 2 पंचे 10। आगे बढ़ते हैं, 20 ऐसा ही 13.5 में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 67.5। अब 67.5 में 9 से करेंगे भाग, तो 20 प्लस 9 से जब भाग करेंगे तो आपको मिलेगा ये 7.5। 20 और 7.5 जोड़े जाएंगे, यहाँ से मिलेगा 27.5। तो ये होगी माध्यिका। अगला प्रश्न है तीसरे का गा, जिसमें बताया गया है कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके जो जीरोज़ हैं उसके रेसिप्रोकल को ऐड करना है, तो मूलों का व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा गया है, उसे कहते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि मूलों का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण आपको दिया है उसमें ABC का मान निकालेंगे, तो x² का गुणांक अभी 1 है, तो A का मान होगा 1, B का मान -7, C का मान 12। आपसे पूछा गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बीटा का इसमें करेंगे बीटा, अल्फ़ा का 1 में करेंगे अल्फ़ा, बटे हर का हर में करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -B/A, और अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है C/A। A से A कैंसिल, आपको मिला -B/C। तो B का मान क्या है, माइनस के साथ, तो माइनस सूत्र में है और माइनस संख्या में भी है, बटे C का मान है 12। तो इसका उत्तर होगा 7/12। तो प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है तीसरे का घा, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वो है x, छोटी संख्या है वो है y। प्रश्न में ये कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यानी दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं x प्लस वाई बराबर, तो मिलता है आपको 85। समीकरण 1 डाल दें आप। इसके बाद यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या है x, छोटी संख्या यानी y, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ये बन गया समीकरण 2। ये x का मान आप यहाँ लगा दें, प्रतिस्थापन विधि से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसका मान जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4y प्लस 5 प्लस साथ में चल रहा है y बराबर 85। तो 4y और 1y यहाँ हो जाएंगे 5y बराबर 85। ये 5 पक्षांतर हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 5y बराबर 80। तो y का मान निकालोगे तो 80/5, इसे काटेंगे, ये 16 बार कटेगा, तो y का मान आ जाएगा 16। अब हमें चाहिए x का मान, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 2 में लगा दें आप। तो x बराबर 4 गुणे y हट के वहाँ लिखा जाएगा 16 प्लस 5। तो आगे बढ़ते हैं, 16 चौगु 64, 64 प्लस 5, तो x का मान आएगा 69। प्रश्न संख्या चौथे का जिसमें बताया गया है k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे, 2x प्लस ky बराबर वाला एक इधर लेके आएंगे, वो हो जाएगा -1 बराबर 0। अब आपको 3 मान बताने हैं a1 b1 c1 के। तो a1 का मान होगा 2, b1 का k
C1 का मान होगा -1। इसी तरह दूसरे समीकरण से 3x माइनस 5y, ये 7 इधर आएंगे, ये -7 हो जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ से अगर A2 निकालते हैं तो A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा -5 और C2 हो जाएगा -7। आपसे ये कहा है K का मान क्या होना चाहिए जिसके लिए इसका एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। तो A1 का मान जैसा कि हम देख पा रहे हैं, A1 का मान है 2 और A2 का मान है 3 बराबर B1 का मान है K और B2 का मान है -5। अगर -5 का इसमें गुणा कर देते हैं और ये नॉट इक्वल का निशान चल रहा है बीच में, तो -10/3 इज़ नॉट इक्वल K। अर्थात ये है कि K का मान जो है -10/3 नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न यहीं तक है। बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की खा की तरफ, जिसमें बताया गया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। तो एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपको बताई गई है 3.5 सेंटीमीटर और आपसे कहा गया है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी गई है क्या होगी। तो तिर्यक ऊंचाई आपको पता नहीं है, लेकिन शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है कि L² बराबर H² प्लस R², या इसका स्क्वायर हटाइए, पूरे पे रूट लगा सकते हैं आप। तो L बराबर यहाँ पर लिखा है H², तो H का मान है 12, R का है 3.5 का स्क्वायर, तो L बराबर 12 का वर्ग हो गया 144 और 3.5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25। तो L बराबर जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 156.25। तो 156.25 जो है वो होता है 12.5 का वर्ग, तो L का मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। चौथे का गा आपको दिया गया, ये कहा यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90। तो tan A बराबर cot B आपको दिया गया है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि cot 90 - A जो होता है tan A के बराबर। तो यहाँ पर जो tan A लिखा है उसके स्थान पर हम लिखेंगे cot 90 - A। तो cot 90 - A tan A होता है, बराबर चल रहा है cot B। दोनों पक्षों की cot की तुलना करेंगे तो यहाँ मिलेगा 90 - A बराबर B। तो 90 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, ये -A उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो A + B अर्थात A + B बराबर 90 अंश, जो कि आपको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, इसमें ये बताया गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो B के निर्देशांक दिए हैं, केंद्र आपको दिया गया है, A के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। तो आप एक काम करें, A के निर्देशांक आपको पता नहीं है, इन्हें मान लें x1, y1। तो A का निर्देशांक हो गया x1, y1 और B का निर्देशांक है उसे मान लें x2 और y2। और मध्य बिंदु जो केंद्र है उसके निर्देशांक हो गए x, y। तो A B का मध्य बिंदु है O, तो इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा केंद्र के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, -3, जिसे आपने मान लिया x, y। तो केंद्र है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर चल रहा है 2, -3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है x1 का मान आपको पता नहीं है, तो x1 के स्थान पर जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, x1 ही बना रहने दें, प्लस x2 का मान आपको पता है वो है 1/2, y1 + y2, तो y1 नहीं पता है लेकिन y2 पता है, y2 का मान है 4/2 बराबर 2, -3। अब क्या करेंगे, एक एक पद की तुलना करेंगे, तो इसकी इससे तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा x1 + 1/2 बराबर 2 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + 1 बराबर ये हो जाएगा 4। x1 का मान निकालेंगे, एक उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x1 का मान आएगा 3। इसी तरह आप y वाले पदों की तुलना करेंगे तो y वाला पद है y1 + 4/2 बराबर वहाँ दिया गया है -3 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो y1 + 4 बराबर 3 दूनी हो जाएगा -6। तो y1 बराबर -6, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, ये हो जाएगा -4। y1 बराबर हो जाएगा -10। इस प्रकार से आपको x1 y1 का मान प्राप्त होगा 3, -10। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न 5वें का है, जिसमें बताया गया है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप विरोधाभास प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, इसे परमेय मानकर इसे हल करेंगे। इसकी व्याख्या देनी है आपको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5वें के खा की तरफ। 5वें के खा में आपसे कहा गया cos थीटा बराबर 4/5। cos थीटा बराबर 4/5। तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको हल। तो cos थीटा बराबर 4/5 आपको दिया गया है। आप एक त्रिभुज की रचना करेंगे, थीटा यहाँ मान लेंगे। आपको दिया cos थीटा बराबर 4/5। cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5। इसमें लंब नहीं है, तो 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 25 में 16 कम किए बचेगा 9, 9 होता है 3 का वर्ग। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मान लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है sin थीटा, sin होता है लंब बटे कर्ण अर्थात 3/5। cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस tan होता है लंब बटे आधार, तो उसे लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो 4 का 3 में करेंगे 12, 5 का 5 में 25 प्लस 3 का 9, 4 का 16। 16 और 25 का एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 × 12, 25 × 9 और नीचे 16 × 25। 16 × 12 हो जाएगा 192 और 25 × 9 हो जाएगा 225 बटे 16 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब आप इन्हें जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2 1 3, एक हासिल जुड़ जाएगी 417 बटे 400। ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 5वें का गा, जिसमें बताया गया बिंदु a, 0, 0, b 1, -1 संरेख हों तो सिद्ध कीजिए 1/a - 1/b बराबर 1। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक पदों को x1 y1, इन बिंदुओं को x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 और y3 मानेंगे। संरेख होने पर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। तो 1/2 x1 ब्रैकेट में होता है y2 - y3, फिर x2 y3 - y1, फिर x3 y1 - y2। संरेख होने पर इसका मान 0 आता है। तो 1/2 0 में चला जाएगा। हम मान लगाते हैं, यहाँ लिखा है x1 का मान है a, फिर लिखा है y2 - y3, तो y2 का मान है b और y3 का मान है -1, तो माइनस यहाँ भी है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस फिर लिखा है x2 का मान 0 है, y3 - y1, तो y3 का मान -1 और y1 का मान बताया गया है 0, प्लस फिर लिखा है x3 का मान 1, y1 - y2, तो y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है b। आगे बढ़ते हैं, बराबर 0, तो a का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ab + a, ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 का 0 में करेंगे 0 - b बराबर 0। आगे क्या होगा, a - b अपने स्थान पर जैसे हैं वैसे रखो, a - b बराबर, ये लिखा है ab को उधर भेज दें, तो ab उधर जाएगा, ये हो जाएगा -ab। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है 1/a - 1/b बराबर 1। तो बराबर 1 होना चाहिए, इसका मतलब हमें हटाना है माइनस के ab। तो दोनों पक्षों में -ab से भाग करने पर, तो a - b बटे -ab बराबर -ab बटे -ab। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ab से ab यहाँ बचेगा 1। अब ये माइनस है, इसे आप आगे लिख दें, a बटे ab माइनस b बटे ab बराबर यहाँ बचा 1। तो यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, यहाँ b से
बी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a बराबर 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इसीलिए पहले लिखेंगे 1/a 1/b बराबर 1। 5वें का घ प्रश्न है जिसमें बताया निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो प्रश्न में आपको जो प्राप्तांक दिए गए थे उनका जो वर्ग अंतराल था 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 था। तो ये वर्ग अंतराल आपको दिया था, ये विद्यार्थियों की संख्या दी थी। तो माध्य निकालने के लिए ज़रूरत होती है मध्य पद की। मध्य पद होता है वर्ग अंतराल को जोड़कर बटे 2। तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 रहेगा, 10 का आधा 5 हो गया। इसी तरह इनको जोड़ेंगे आधा करेंगे 15, इनको जोड़ेंगे 50 का आधा 25। ऐसे करके आप मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद को प्रदर्शित करेंगे xi से और विद्यार्थियों की संख्या है वो है fi। तो fi गुणा xi निकालेंगे चौथे कॉलम में। तो 6 का 5 में करेंगे 30, f का 15 में करेंगे 15f, 6 का 25 में 150, 10 का 35 में करेंगे 350 और 5 का 45 में करेंगे 225। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने में क्या होगा, 15f नहीं जोड़ेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। 30, 150, 350, 125 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 755। फिर विद्यार्थियों की संख्या जो fi है उसको जोड़ेंगे। तो 6, 6, 10 और 5 इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 27। साथ में चल रहा है f। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो fi xi जो है उसका जो टोटल आया है 755 प्लस 15f वो यहाँ लिख दिया बटे fi का टोटल 27 प्लस f। इसके बाद समांतर माध्य आपको 25 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, ये वाला पद जैसा है वैसा ही रहेगा। 25 का करेंगे 755 प्लस 15f, 15f को इधर लेके आएंगे और 675 उधर जाएगा। जब सॉल्व करेंगे यहाँ 10f, यहाँ से घटाने पर 80 प्राप्त होंगे, 10 का भाग हो जाएगा 80 में, f का मान आएगा 8। अगला प्रश्न है 6वें का एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल ऊंचाई आपको दी गई 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई जो है वो आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर और इसका व्यास बताया था 14। तो व्यास 14 है, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। हमने आपको ये बताया अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की गहराई हमेशा बराबर होती है, तो ये भी 7 हो जाएगा। इसी तरह इसकी गहराई भी ऊपर 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई 30 है, 30 में 7 सेंटीमीटर नीचे काट दो, 7 ऊपर, तो 14 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो निकल के आएगी वो होगी 16 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जिसे h कहेंगे। आपसे पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ध्यान से देखें, इसमें 2 अर्धगोले लगे हैं। तो आप लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बीच में लगा है एक बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई r h। तो हम दो पदों में कॉमन देखेंगे क्या है, दोनों में कॉमन है 2 पाई r। तो यहाँ बचेगा एक 2 बचेगा, इधर एक r बचेगा, यहाँ बचेगा h। आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान आपको दिया गया है 7। आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे 7 प्लस h का मान दिया गया है 16। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ हो गया 44। 7 का 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 14 और ये 16। 14 16 जोड़ने पर हो जाएंगे 30। तो 44 गुणे 30 0 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 6वें का खा, इसमें बताया गया है कि चित्र में ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज APQ के। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BC 8 है, PQ 4 है और ये बताया गया BA 6.5 AP 2.8, तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दें समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमेशा समानुपाती होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 है, तो 4 और 8 में 1:2 का अनुपात होगा। तो उसी तरह यहाँ 6.5 है, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा में भी 1:2 का अनुपात होगा। तो इसे हल कैसे करेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ, इसलिए
ए बी बटे ए क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू। दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाएं हमेशा समानुपाती होती हैं। तो इस वाले त्रिभुज में हमने भुजा ले ली ए बी, तो इसमें लेनी पड़ेगी ए क्यू। इसमें ले रहे हैं बी सी, तो इसकी पी क्यू। आगे बढ़ते हैं। ए बी का मान 6.5, ए क्यू हमें पता नहीं है लेकिन बी सी पता है, बी सी है 8 और पी क्यू है 4। आगे बढ़ते हैं। 4 से 8 काटे 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए क्यू बराबर 6.5। और जब आप ए क्यू का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.5/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 5 या 10। तो ए क्यू का मान यहाँ से प्राप्त होगा, वो हो जाएगा 3.25। इसी प्रकार से एक भुजा तो आपको मिल गई है, ये वाली 3.25 जो आपने अभी निकाली। आपसे ए सी और पूछा गया है, तो फिर से वही नियम लगाएंगे कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, ए पी बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे बी सी। तो ए पी का मान जो है वो है 2.8, ए सी आपको पता नहीं है, ज्ञात करना है, बराबर पी क्यू पता है 4 है, बी सी है 8। तो 4 से 8 काट दिए 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बराबर 28 का 2 में करेंगे 56, अर्थात 5.6 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक काम करेंगे, 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में पहला अंक होता है इकाई का। तो आपने मान लिया इकाई का अंक वो है x और दहाई का अंक है वो है y। अब संख्या अगर आप बनाते हैं तो क्या होता है, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, संख्या बनेगी 10y + x। अब प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखें कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दोनों के अंक जब जोड़ते हैं तो उनका योगफल बताया गया 9। समीकरण 1 डाल दें। फिर प्रश्न में ये कहा गया है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो अंक जो है उन्हें परस्पर बदल देंगे तो ये 10y + x है, ये हो जाएगा 10x + y। परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो जो संख्या आपको दी है 10y + x से 27 अधिक हो जाती है, तो इन्हें पक्षांतर कीजिए, इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर 27। तो 10x में 1x कम करेंगे तो बचेगा 9x, यहाँ पर y में -10y करेंगे तो -9y बराबर 27। पूरे समीकरण में 9 से भाग करेंगे तो ये बचेगा x - y बराबर 3। समीकरण 2 डाल दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि से, तो x + y बराबर 9, x - y बराबर 3। जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 9 3 12, x का मान आएगा 6। x का मान 6 जब आप समीकरण नंबर 1 या 2 में लगाएंगे तो वहाँ से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान मिलेंगे 6 और 3, और इनका मान जब आप संख्या में लगाएंगे तो संख्या में इकाई का अंक आपने माना था x, तो x का मान है 6 और दहाई का अंक आपने जो मान लिया था वो है y का मान है 3, तो संख्या होगी 36। अगला प्रश्न है 6वें का घा, जिसमें बताया गया है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो बात को समझिए, पहले चिड़िया यहाँ पर बैठी है, पेड़ की ऊंचाई बताई गई है 80 मीटर। पृथ्वी तल से किसी बिंदु पर चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। तो फिर चिड़िया यहाँ पे बैठी है, उसका पृथ्वी कोण बन रहा है 45 अंश। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहे, तो वो उड़ते उड़ते पहुँच गई यहाँ, और ये कहा है कि ज़मीन से ऊंचाई उतनी ही रहे जितनी पहले थी। क्षैतिज तल से समान ऊंचाई पर उड़ रही है तो 80 मीटर ही ऊंचाई है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण जो है अब हो रहा है 30 अंश। आपसे पूछा गया है चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732 मान दिया गया है। तो वो यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पहुँची है, तो आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी उसकी तय की हुई दूरी, उसके बाद आप चाल निकालेंगे। तो सबसे पहले
त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दें, त्रिभुज ए बी सी में कोण बन रहा है 45 का। तो आप लगाएंगे tan 45 बराबर लंब है ए सी, आधार है बी सी। तो tan 45 का मान होता है 1, ए सी आपको दिया है 80 मीटर, आधार बी सी आपको पता नहीं है, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 80 मीटर। इसे आप लगाएंगे यहाँ। अब ये क्यों निकाला? क्योंकि ये चिड़िया द्वारा तय की हुई दूरी निकालने में सहायता करेगा। चिड़िया द्वारा तय की हुई दूरी है ए से लेके ई तक या सी से लेके डी तक। तो चिड़िया द्वारा तय की हुई दूरी हमने मान ली x। तो पहले ये दूरी निकालते हैं। तो इसके लिए आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा ई बी डी। तो त्रिभुज ई बी डी में कोण बन रहा है 30 अंश का। tan 30 बराबर लंब लिया जाएगा ई डी, आधार हो जाएगा बी डी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 ई डी। तो ई से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो है 80, और बी से लेकर डी तक, बी से डी तक वो है 80 + x। तो 80 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 + x बराबर 80√3। अगले स्टेप से करना क्या है, 80 ऐसे रखो, ये x भी ऐसे रखो। यहाँ 80 गुणे √3 का मान दिया गया 1.732। तो फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 गुणे 1.732 करने पर आएगा 138.56, और यहाँ पर चल रहा है 80 + x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 138.56 - 80। तो x बराबर निकालोगे 138.56 में 80 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 58.56 मीटर। अब ये हो गई चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी आपने निकाल ली है और समय आपको दिया गया है 2 सेकंड बताया गया समय। आपसे कहा गया है चिड़िया की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आई 58.56 बटे 2। इससे ये काट दें आप तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, यहाँ हो जाए, और 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, 29.28 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 7वें का का इसमें बताया गया एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है, प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो हम मान लेते हैं x। औसत चाल है वो है x, और स्टार्टिंग में दूरी तय की है 63 किलोमीटर। तो जो दूरी है शुरुआती 63 किलोमीटर तय की है, तो पहले में काम करते हैं इसका समय निकालते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 63 बटे x घंटे। इस समय को हमने नाम दे दिया t1। उसके बाद प्रश्न में ये बताया गया है कि फिर 72 किलोमीटर की दूरी, तो दोबारा में जो दूसरी दूरी बताई गई है वो दूरी बताई गई है 72 किलोमीटर, और ये कहा है कि 72 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है जो प्रारंभिक चाल थी। तो पहले चाल आपने मानी थी x, उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लग रहे हैं। चलिए इसका समय निकालते हैं। इसको नाम दे दिया t2। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 72 बटे x + 6। और आगे बढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि दोनों दूरी तय करने में जो समय लगा है वो 3 घंटे लगा है, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। तो पहली दूरी तय की थी t1 का मान 63 बटे x प्लस t2 का मान 72 बटे x + 6 बराबर 3 घंटे। अब आप इसे जब हल करेंगे तो आप सबसे पहले इसके दोनों के अंश में 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 9 7 63, 9 8 72 बराबर 3। तो 7 का x में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 7x, 7 का 6 में करेंगे ये हो जाएगा 42, 8 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, नीचे हर का हर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 6x
बराबर 3। ये 9 यहाँ से हटाओगे तो ये इसके बटे में जाएंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। आगे बढ़ते हैं, 7x और 8x यहाँ पर हो गए 15x प्लस 42 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, बटे में चल रहा है x² प्लस 6x बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस 6x बराबर 15 तिया 45x और 42 का 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 तिचौकू 12। सारी संख्याएं इधर ले आइए, x² प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126 बराबर 0। तो x² 45x में 6x कम कर लिए जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 39x माइनस 126 बराबर 0। यहाँ से बनता है द्विघात समीकरण। तो गुणा करने पर चाहिए 126 और घटाने पे चाहिए 39। तो यहाँ से द्विघात समीकरण जो आपको प्राप्त हुआ है x² माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0। तो गुणा करने पर 126 घटाने पे 39 चाहिए, तो इसके लिए आप इसके 42 माइनस 3 से फैक्टर कर देंगे। तो 42 में जब 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा 39 और गुणा करेंगे तो मिलेगा 126। इस प्रकार से यहाँ से x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न 7 में कि का में अथवा दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो इसे पहले रैखिक समीकरण में समानित करके हल करना पड़ेगा। तो 5/x माइनस 1 लिखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे माना 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b। ऐसा मानकर आप इसे हल करेंगे। तो 1/x माइनस a बराबर 1 है, तो 5/x माइनस 1 गलत बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। तो 1/x माइनस 1 बराबर a है, तो 5/x माइनस 1 हो जाएगा 5a प्लस 1/y माइनस 2 b है, तो 4/y माइनस 2 हो जाएगा 4b बराबर 3। इसे लिखेंगे समीकरण 1। इसी तरह उस वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 1। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब a और b के मान निकालने हैं, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें b वाला मान काटना है फ़िलहाल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए समीकरण 1 में करना पड़ेगा 3 से गुणा, और 3 को 12 बनाने के लिए करना पड़ेगा 4 से गुणा। तो 3 का 5 में करेंगे हो जाएगा 15a 12b बराबर 9। 4 का 6 में करेंगे 24a, 4 का 3 में करेंगे 12b बराबर 4 एकम 4। तो 15 24 जब जोड़ेंगे 5 4 9, 2 और 1 हो जाएंगे 3, 39a ये कैंसिल, और ये हो गया 9 4 13। a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/39। तो ये आएगा 1/3। तो a का मान हो गया 1/3। अब हमें b का मान और ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए आप a का मान किसी भी समीकरण में लगा दें। तो हम कह रहे हैं a का मान लगा दो समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखा है 6 के बाद फिर लिखा है a, तो a का मान लगेगा 1/3 माइनस 3b बराबर 1। 3 से 6 कटेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2 माइनस 3b बराबर 1। तो माइनस 3b बराबर 2 उधर जाएंगे तो 1 माइनस 2, तो माइनस 3b बराबर माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर हो जाएगा 1/3। तो a और b के मान ज्ञात हो गए। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने माना है 1/x माइनस 1 को a माना है। तो 1/x माइनस 1 बराबर माना है a, और a का मान आया है 1/3। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। तो ये माइनस 1 उधर जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4। आगे बढ़ते हैं। b हमने माना है 1/y माइनस 2 बराबर b माना है। b का मान आया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो y का मान आएगा 5। प्रश्न संख्या 7 का खा, जिसमें बताया गया है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 6 7 सेंटीमीटर हों। अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हों। तो ये तो आप रचना द्वारा कर लेंगे। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है ये कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर भुजा AC तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है।
सिद्ध कीजिए BC² बराबर 2AC इंटू DC। तो कुल मिला के आपसे ये कहा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB है वो AC के बराबर है और BD लंब है AC पर। तो ये आपको दिया है और ये सिद्ध करना है। तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। सबसे पहले आप ध्यान दें, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABD। ABD है ऊपर वाला त्रिभुज। तो ABD में यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं आप इसमें। तो आप लिखेंगे AB² बराबर BD² प्लस AD²। तो ये हो गया कर्ण AB AD BD। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 डाल दिया इसको। इसके बाद देखते हैं कोई त्रिभुज हमें दिख रहा है DBC। तो DBC में 90 बन रहा है यहाँ। तो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण है इसमें BC, लंब है BD और आधार है DC। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ से BC का मान निकालिए, आप यहाँ से BD² का मान निकालिए। तो BC² माइनस DC² बराबर BD²। ये DC² इधर आएगा, यहाँ बचेगा BD²। इसको डालना है इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 2 में जो आपने BD² निकाला है उसे समीकरण 1 में लगाइए। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। AB² बराबर BD² हट जाएगा, BD² के स्थान पर आप लिखेंगे BC² माइनस DC², उसके बाद प्लस AD²। आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है AB और AB जो है वो AC के बराबर है। तो AB के स्थान पर, क्योंकि AB है वो AC के बराबर है, इसे AC में परिवर्तित कर दिया। बराबर चल रहा है BC²। तो BC² अपने स्थान पर जैसा है वैसा ही रखें माइनस। तो BC², उसके बाद DC² अपने स्थान पर ऐसा ही रखें, AD² को वैसा ही रखें। अब यहाँ पर देखते हैं AC जो है, AC है वो AD और DC को मिलाकर बना है। तो AC को आप लिखेंगे AD प्लस DC की पावर 2 बराबर BC² माइनस DC² प्लस AD²। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें लग जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर। आप इसे लिखेंगे AD² प्लस DC² प्लस 2 इंटू AD इंटू DC। और उधर सिर्फ BC² को वहीं छोड़ दें, बाकी सारा मान इधर ले आओ। तो DC² इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, AD² इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल में बचेगा सिर्फ DC²। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं AD² हो गया कैंसिल, DC² हो गए 2DC² और यहाँ पर बचा 2AD इंटू DC इक्वल BC²। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 2 मिल रहे हैं और DC मिल रहे हैं। तो आप बाहर निकालेंगे 2 इंटू DC। तो अंदर बचेगा क्या, DC, पावर 2 थी, एक DC बचेगा। 2 बाहर जा चुका है, DC बाहर चला गया, यहाँ बचा सिर्फ AD इक्वल जल रहा है BC²। अब चित्र पे ध्यान देंगे कि 2DC जैसा है वैसा ही रखें, DC और AD पर फोकस करते हैं। तो DC प्लस AD, तो DC और AD मिलाकर बन रहा है AC। तो इसके स्थान पर हो जाएगा AC इक्वल चल रहा है BC²। आप इसे पलट कर भी लिख सकते हो BC² बराबर 2 इंटू DC इंटू AC, जो कि आपको प्रूव करना था 2AC इंटू DC। बात एक ही है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह का आज का पेपर था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से ढंग से इस परीक्षा को दिया होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी अगली कक्षा की तैयारी के लिए। नमस्कार।